हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, जिसका मतलब होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया और उसकी गति का अध्ययन करते हैं और साथ में वो कारक जो गति को प्रभावित करते हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब रेट लॉ का क्या मतलब हुआ? रेट लॉ का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? एक वो समीकरण या वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जिसमें हम अभिक्रिया की गति और जो अभिकारकों की या प्रोडक्ट्स की सांद्रता होती है उनके अंदर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रेज्ड टू अ पावर। अब हमने जो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, सक्रिय द्रव्यमान का नियम गुलबर्ग और बागे ने दिया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? किसी भी अभिक्रिया की गति उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती। फॉर द रिएक्शन हमें ये रिएक्शन दिए A + B गिव्स प्रोडक्ट्स। द रेट लॉ वुड हैव द फॉर्म गिवन बिलो। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर हमें रेट लॉ देना है, वेग नियम देना है, तो हम किस तरीके से देंगे? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n। यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो स्मॉल ए होगी, कैपिटल ए टू द पावर स्मॉल ए एंड b टू द पावर स्मॉल b। ये हमने इससे पहले वाले जो वीडियो था हमारा, उसमें भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। m एंड n आर कॉल द ऑर्डर फॉर द ईच रिएक्टेंट्स। ये टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगर हम इस पूरी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो वो क्या कहलाएगा? m + n। k इज़ कॉल्ड द रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर जो k हमने यूज़ किया है उसको हम क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट या वेग नियतांक। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग हम किस तरीके से लिखते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, 2N2O5 gives 4NO2 + O2। अब इस अभिक्रिया की गति जब हम मेज़र करेंगे या गति जब हम लिखेंगे तो हम इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसको हम N2O5 के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इसको हम NO2 के फॉर्म में भी दे सकते हैं और इसको हम O2 के संदर्भ में भी दे सकते हैं। मतलब इस एक अभिक्रिया की गति को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, N2O5 के संदर्भ में, NO2 के संदर्भ में और O2 के संदर्भ में। The rate of reaction is measured with respect to product और reactant per unit time। हमने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 चेंज इन टाइम। हमने ये भी पढ़ा था। ये वाला जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अब यहाँ पर जब हम रिएक्शन को लिखेंगे N2O5 के संदर्भ में, तो हम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब हमने यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगाया? हमने यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये अभिकर्मक है और अभिकर्मक की सांद्रता टाइम के साथ साथ कम होती है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया। और यहाँ हमने 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि ये इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। इस इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए, अभिक्रिया को एक समान स्तर पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? इन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को 1/2 कर दिया हमने। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन ये हमने किसके संदर्भ में दी? N2O5 के में। अगर हमें NO2 के संदर्भ में इसी अभिक्रिया की गति लिखनी हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और अगर ऑक्सीजन के संदर्भ में देनी हो तो कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब फिर देखिए यहाँ पे हमने प्लस साइन लगाया है, यहाँ भी हमने प्लस साइन लगाया है। क्यों लगाया है प्लस साइन? क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों इस अभिक्रिया के उत्पाद हैं। जैसे जैसे अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ेगी, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती रहेगी और अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? कम होने लगेगी। इसलिए यहाँ पे माइनस
और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है तो हमने इसको क्या कर दिया 1/4। इससे क्या हो गया, अभिक्रिया इक्वेट हो गई। तो इस एक ही अभिक्रिया को की गति को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, N2O5 के संदर्भ में, NO2 के संदर्भ में और O2 के संदर्भ। To equate the rates divided by stoichiometric coefficient in the balanced equation, ये अभी अपन ने देख लिया। तो टोटल हम अब इस अभिक्रिया की गति हम कैसे दे सकते हैं, 3 तरीके से, N2O5 के संदर्भ में, NO2 के संदर्भ में और O2 के संदर्भ। The rate of reaction must reflect the stoichiometric coefficient in the reaction, और इनसे हमें क्या पता चल जाएगा, इसके स्टैक्योमेट्री के बारे में भी पता चल जाएगा कि यहाँ 2 NO2O5 के मॉलिक्यूल पार्ट कर रहे हैं या 4 पार्ट कर रहे हैं और इसका एक ही अभिक्रिया में भाग ले रहा। इस चीज़ का पता कहाँ किससे चलेगा हमें, ये कोफिशिएंट से। अब नेक्स्ट हम आते हैं रेट कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा था रेट equals to K, concentration of X and concentration of Y. Unfortunately, the proportionality sign aren't very useful to us, so we need to replace it with a constant. गुलबर्ग और बागे ने क्या नियम दिया था, किसी भी अभिक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड Y। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, उसको इक्वल टू में लाते हैं, तो फिर हम एक कांस्टेंट रखते हैं और ये कांस्टेंट क्या है हमारा, K। सो K इज़ द सिंबल फॉर द रेट कांस्टेंट, इसलिए K को हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट या वेग नियतांक। अब K के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है, K इज़ डिफरेंट फॉर एवरी रिएक्शन। K का मान हर अभिक्रिया के लिए अलग होता है। K वेरीज विथ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर मस्ट बी स्टेटेड व्हेन कोटिंग K। इसलिए जब भी हम K का मान लिखते हैं तो हमें साथ में क्या लिखना चाहिए, टेम्परेचर लिखना चाहिए, क्योंकि हर टेम्परेचर पे K बदल जाता है। तो K किस पे डिपेंड करता है, ये एक कांस्टेंट है, वेग नियतांक। ये किस पे डिपेंड करता है, ये रिएक्शन की प्रकृति पे और साथ में टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी अपन ने देखा था, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड Y. This suggests that X and Y both have an equal effect on the rate of this reaction. अब ये जो रेट एक्सप्रेशन होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रेट एक्सप्रेशन हम जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्रयोग से ही हमें पता चलेगा कि अभिक्रिया का वेग किस अभिकारक के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है और किस पर कम निर्भर करता है और कितना निर्भर करता है। जैसे हमने यहाँ देखा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड Y। इसका मतलब क्या है, X और Y दोनों की सांद्रता पर बराबर रूप से अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, ये बात हमको अच्छे से समझनी है। रेट एक्सप्रेशन हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि हम एक्सपेरिमेंट ना कर लें। अब क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ X और Y। अब अगर X या Y में से किसी एक की सांद्रता को हम दुगना कर दें तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन वुड ऑल्सो डबल, अभिक्रिया की गति भी डबल हो जाएगी। अगर हम सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी हैड Y स्क्वायर, अगर हमारे पास Y की जगह यहाँ पर Y स्क्वायर होगा तो अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, क्वाड्रुपल हो जाएगी। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन equal to change in concentration mole per liter of a reactant or product with time। ठीक है, ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब रेट्स हमारे पास होती है वो 3 तरह की होती है। अभिक्रिया की जो गति होती है उसको हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इनिशियल रेट, प्रारंभिक वेग क्या था उसका, इंस्टेंटेनियस वेट, तात्क्षणिक वेट क्या है, रेट क्या है उसका, और एवरेज रेट या औसत वेग, जिसको अपन कहते हैं औसत वेग किसी भी अभिक्रिया का क्या है। इंस्टेंटेनियस रेट या तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम उसका वेग निकालना चाहें। द इंस्टेंटेनियस रेट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन एट एनी वन पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे हम कहें 10 सेकेंड पे इसका वेट कितना था, 20 सेकेंड पे इसका वेट कितना था, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका
instantaneous rate. Slope at one point of a curve determined by taking the slope of a line tangent to the curve at that particular point. अब इसको हम किस तरीके से निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और उस पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट डालना पड़ेगा और उस टेंजेंट से हम उसके आगे की कैलकुलेशन करेंगे. अब जो स्टूडेंट्स जिनको बहुत कैलकुलस पसंद होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. अब हम आगे इसको स्टडी करेंगे ग्राफ में अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.